सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 सॉल्यूशंस, क्लास 12th, चैप्टर नंबर 2। उसके आगे हम आज देखेंगे एजियोट्रॉफ स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। इसे देखने के बाद देखेंगे क्वथनांक में उन्नयन। इतना आज हमें इस वीडियो में करने। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने आपको एक पहले पर पढ़ा दिया है, आगे उसके आगे और सारी पढ़ाएंगे। ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म। तो पहले इसे देख लेते हैं, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टीज, या फिर आज तो मैं एक ही कराऊंगा, एक मैंने पहले भी करा देगी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो तो पहले करा दिया मैंने। ठीक है, राउल्ट लॉ वगैरह जब कराया था तभी करा दिया था, राउल्ट लॉ वाले लेक्चर में। तो अभी 4 होती हैं, 3 बची हैं, तो आज एक हो जाएंगे, 2 और बचेंगे। ठीक है, तो उन्हें कल के लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, तो आप पहले इसे देखते हैं। ये कैसा, ये भी एक तरह का बाइनरी सोल्यूशन होता है। ये कैसा सोल्यूशन होता है? ये भी एक तरह का द्विअंगी विलयन होता है। ये भी एक तरह क्या होता है? बाइनरी सोल्यूशन होता है। कैसा सोल्यूशन होता है? वो बाइनरी सोल्यूशन जो क्या है, जिसके कंपोजिशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिसका कंपोजिशन क्या हो, सेम होता है। कहाँ कहाँ पे से? लिक्विड में और वेपर में। लिक्विड वेपर में दोनों में कंपोजिशन उसका क्या होता है? सेम होता है। लिक्विड वेपर दोनों में उसका कंपोजिशन सेम होता है एट कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। कांस्टेंट बॉयल होने पर अगर नियत यानी एक निश्चित ताप पर बॉयल किया जाए तो उसमें क्या होता है, तो बिना उसके कंपोजिशन में कोई परिवर्तन ना हो, नो चेंज इन कंपोजिशन। सोल्यूशन के कंपोजिशन में कोई परिवर्तन ना हो, वो चाहे वेपर फेज में हो, चाहे लिक्विड फेज में हो। याद रखिएगा, चाहे लिक्विड फेज में हो। ठीक है, चाहे द्रव अवस्था में हो, चाहे वाष्प अवस्था में हो, वो दोनों में क्या हो, उसका कंपोजिशन समान हो। बात समझ में आ रही? मतलब कि अगर वाष्प ले लें तो इसमें जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट होना चाहिए, जितने रेशियो में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होना चाहिए, उतने ही रेशियो में किसमें होना चाहिए? इसमें होना चाहिए। किसमें? लिक्विड फेज में। कहने का मतलब ये है, समझ गए भाई? जब कोई सोल्यूशन, कोई बाइनरी सोल्यूशन है, बाइनरी सोल्यूशन में क्या करो, इसको बॉयल करो तो वेपर बनेंगे। वो वेपर बनेंगे तो वेपर में जितना जो कंपोजिशन है वही इसमें होना चाहिए, लिक्विड में। बात समझ में आ गई? तो अगर ऐसा है, ठीक है, तो क्या होगा, और यहाँ पे सेम बॉयल होने पर, सेम बॉइलिंग पॉइंट पे, मतलब समान क्वथनांक पे ही बॉयल हो। तब ऐसा नहीं कि एक को 60 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल किए हो, तब वेपर प्रेशर ले रहे हो, तब चेक कर रहे हो, फिर एक को 100 डिग्री पर कर रहे हो, फिर उसी को तब चेक कर रहे हो। मतलब सेम बॉइलिंग पॉइंट पे। तो यानी कि लिक्विड फेज और वेपर फेज का क्या होना चाहिए? कंपोजिशन सेम होना चाहिए। तो ऐसा जो सोल्यूशन होगा वो एजियोट्रॉफ या स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहलाएगा। मतलब स्थिर रहेगा। क्या? क्वथनांकी मिश्रण। स्थिर रहेगा क्वथनांक स्थिर रहे तो क्या, उसमें जो मिश्रण होता है वो भी स्थिर रहता है। मिश्रण, उससे जो कंपोजिशन होते हैं, जो घटक होते हैं, वो भी क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। तो ये 2 तरह के हो जाते हैं। कितने तरह हो जाते हैं? या 2 तरह हो जाता है। टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉफ, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ। 2 तरह के हो जाते हैं, एक मैक्सिमम वाला, एक मिनिमम वाला। ये 2 तरह के हो जाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ और
मिनिमम बॉइलिंग एज ऑफ आ गई बात समझ में। ये दो टाइप के हो जाते तो मैक्सिमम से समझ में आ रहा है, मिनिमम से खुद ही समझ में आ रहा है। हो क्या, जब मैं मिनिमम वाले में क्या हो एजियोट्रॉफ फॉर्म बाय द सॉल्यूशन सॉल्विंग पॉजिटिव डेविएशन। जब पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले से फॉर्म हो जाए, जो धनात्मक अभी राउल्ट लॉ हमने कल पढ़ा था, पॉजिटिव वाला जो पॉजिटिव वाले से अगर पॉजिटिव वाला जो धनात्मक अनादर्श विलयन था, अनादर्श विलयन दो तरह के थे। अगर पॉजिटिव वाले से जो बनेगा विलयन वो ये वाला विलयन होगा, कौन वाला, मिनिमम वाला, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ वाला। ठीक है, मतलब उसे कम टेम्परेचर पे भी बॉयल करने पर वो एजियोट्रॉफ से देगा। कम टेम्परेचर पर अगर उसे बॉयल किया जाएगा तो एजियोट्रॉफ देगा, यानी कि उसके लिक्विड फेज और वेपर फेज में दोनों में क्या होंगे, कंपोजिशन सेम होंगे। और ये निगेटिव में चला जाता है। निगेटिव डेविएशन वाले जो सोल्यूशन होते हैं वो इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। जो निगेटिव वाले होते हैं वो मैक्सिमम बॉयल एजियोट्रॉफ देते हैं। निगेटिव वाले में उसको क्या करना पड़ता है, उन्हें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, ज़्यादा टेम्परेचर दे के बॉयल करना पड़ेगा, तब ये एजियोट्रॉफ तब उनके जो लिक्विड और वेपर में होंगे कंपोजिशन होगा तब सेम होंगे, तब उसके घटक द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था तब उन दोनों में क्या होंगे उसके घटक, तब समान घटक होंगे। कहने का मतलब ये हो। तो भी सी बात है, जब ये क्या होंगे, ये निगेटिव दिखाएंगे तो निगेटिव कौन दिखाते थे, जिनके ए माइनस ए और बी ए बी के बीच सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच स्ट्रांग फोर्स था, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। स्ट्रांग फोर्स था तो ये बांड तो ऐसे टूटेगा नहीं, स्ट्रांग है तो इसको ज़्यादा बॉयल करना पड़ेगा, तो ज़्यादा बॉयल करना तभी ना टूटेगी। इसका जो वेपर प्रेशर होता था वो राउल्ट लॉ से कम आता था, इसका ग्राफ नीचे जाता था, निगेटिव में जाता था। तभी ना इसमें क्या होता था, ए बी के बीच जो अट्रैक्शन होता था ए और बी से क्या होता था, कमज़ोर होता था, वीक होता था। इसका अट्रैक्शन इनका स्ट्रांग होता था, बी ए का स्ट्रांग होता था, इसका वीक होता था। इसका वीक होता था तो ये आसानी से वेपराइज हो जाता था। वेपराइज ज़्यादा हो जाता तो राउल्ट लॉ से ज़्यादा आ जाता था। इसका लिए पॉजिटिव ग्राफ इसमें बनता था, इसमें नेगेटिव ग्राफ बनता था। आ रही बात समझ में। तो ये बातें हो जाती हैं और इसका ग्राफ भी वैसे चला जाएगा। इसमें मिनिमम में क्या चला जाएगा, पॉजिटिव वाला ग्राफ होगा, राउल्ट लॉ से पॉजिटिव जाएगा, वो वाला निगेटिव में चला जाएगा। आ गई बात समझ में। ठीक बात। जैसे 95% वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर शो पॉजिटिव डेविएशन। एथेनॉल का सोल्यूशन ले लो, 95% एथेनॉल का सोल्यूशन ले लो, 95% एथेनॉल का 95% एथेनॉल हो, क्या हो, एथेनॉल हो, और प्लस 5% क्या होगा प्यारे, वाटर होगा। एथेनॉल का सोल्यूशन होगा तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, और पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉफ होगा। तो अगला जैसे 68% HNO3 ले लेते हैं, 68% वाला HNO3 का सोल्यूशन ले लेते हैं तो वो क्या दिखाता है, मिनिमम, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, हाँ उल्टा एग्जांपल दे दिया मैंने। ये वाला इसका होगा, एथेनॉल वाला किसका होता है, एथेनॉल वाला एथेनॉल प्लस H2, ये कितना होना चाहिए, 95% एथेनॉल का सोल्यूशन है, 68% किसका सोल्यूशन है प्यारे, इसका है HNO3 का, नाइट्रिक अम्ल का, नाइट्रिक एसिड का। अच्छा, तो क्या दिखाएगा ये, मैक्सिमम वाला ये होगा, मिनिमम वाला वो होगा। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा ये वाला, बोला तो मैंने पॉजिटिव डेविएशन ही था, ये नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। आ गई बात समझ में। ठीक है, चलो ये वाला आप समझ गए होंगे। आप देख लीजिए, आप देखते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यक गुणधर्म।
अणुसंख्यक गुणधर्म। जो अणुसंख्यक गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं ना, जो अणुओं की संख्या, किसके अणु की संख्या? साल्यूट की, डिपेंड अपॉन साल्यूट, साल्यूट की संख्या पे, नंबर ऑफ साल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ साल्यूट पार्टिकल्स किस पर डिपेंड करेंगे? नंबर ऑफ साल्यूट, किनकी संख्या? विलेय के कणों की संख्या पर, विलेय के अणुओं की संख्या पर, या साल्यूट मॉलिक्यूल्स पर। मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, पार्टिकल मॉलिक्यूल वही है। तो नंबर ऑफ साल्यूट विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे, विलायक की नहीं। विलेय के कणों के संपर्क निर्भर करने वाले गुण क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। और ये नेचर पर डिपेंड नहीं करेंगे, ये नेचर पर डिपेंड नहीं करेंगे, विलेय के नेचर पर डिपेंड नहीं करेंगे, विलेय की संख्या पर डिपेंड करेंगे। विलेय के नेचर पर नहीं, किस पर डिपेंड करेंगे? विलेय की संख्या पर डिपेंड करेंगे। ये आपके सिलेबस में कितने हैं? 4 टाइप के। कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के। कितने टाइप के? 4 टाइप के। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये मैंने आपको बता दिया था। इन वेपर प्रेशर, ये मैंने आपको बता दिया था ना। देखो, याद है आपको? पी नॉट ए माइनस पी एस, ये सोल्यूशन होता है। पी नॉट ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, इक्वल टू किसके होता है? इक्वल टू मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी। ये मैंने बता दिया था आपको। और आगे देखेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, समझ आ गई बात? यही आज हम पढ़ने वाले हैं। इसको मैंने पढ़ के राउल्ट लॉ वाला जब लेक्चर कराया है उसको जाके देख सकते हैं आप, वहाँ पे मैंने इसको कराया है। और इसको आप देखेंगे। और 2 और बचे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये लास्ट में देखेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर बाद में देखेंगे। और डिप्रेशन, हाँ डिप्रेशन वाला बचता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं थोड़ी हिंदी बताना चाहूँगा। वाष्प दाब में वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब में क्या होता है? वाष्प दाब में अपेक्षिक, रिलेटिव मतलब अपेक्षिक, और लोअरिंग मतलब अवनमन, लो हो जाना, अवनमन। डिप्रेस होना मतलब कम होना, ये भी लोअरिंग है। हिमांक में अवनमन, ये क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये क्वथनांक में उन्नयन होता है। बॉइलिंग पॉइंट को क्वथनांक बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को परासरण दाब बोलते हैं, परासरण दाब। किसका परासरण दाब? विलयन का ऑफ सॉल्यूशन। तो ये होती है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसमें से ये वाली पहले हम देख चुके हैं, सेकंड नंबर वाली आप देखेंगे, ये 2 अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी मैं इसकी थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा, फिर इसके बाद लास्ट में मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा ये सारे के सारे। हाउ तो पहले तो जान लो, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड क्या हो जाए, कोई लिक्विड बॉयल हो जाए,
वही क्या कहलाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। वही क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड टेम्परेचर हैज विच वेपर प्रेशर इक्वल टू 1 atm। जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लिया जाता है, कितना लिया जाता है, 1 atm लिया जाता है, 1 atm। किसी लिक्विड का वह टेम्परेचर, किसी लिक्विड का वह टेम्परेचर जब उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाए, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm का क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। 1 atm क्या हो जाए प्यारे, इक्वल हो जाए। क्या हो जाए, इक्वल्स हो जाए। तो उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर। अब भाई बॉयल कब हो जाएगा, जैसे कोई सोल्यूशन मैंने यहाँ पे रखा, कोई सोल्यूशन यहाँ पे रखा, एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर लग रहा है इस पर, लग रहा है कि नहीं लग रहा, लग रहा। और यहाँ से हम मान लो हीट दे रहे हैं, लगातार हीट दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, बॉयल होगा। बॉयल होगा तो वेपराइज होगा, वेपराइजेशन होगा, वेपराइजेशन होगा, वेपराइजेशन होगा कि नहीं होगा, वेपराइजेशन होगा। तो कब वेपर कब ऊपर जाएंगे, जब इसका क्या हो जाए, मान लो 1 atm यहाँ पे क्या लेते हैं, एटमॉस्फेयर क्या लेना है, वायुमंडलीय दाब कितना लेते हैं, वायुमंडलीय दाब 1 atm लेते हैं, 1 atm लेते हैं। तो इसका वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के वाष्प दाब से ज़्यादा हो जाए तभी ये वेपराइज होके जा पाएगा। भाई वायुमंडलीय दाब को हटाना है, वायुमंडलीय दाब को क्या करना है, एटमॉस्फेयर प्रेशर को क्या करना है, हटाना है, तभी ना जा पाएगा वेपराइज होके, तभी तो बॉयल हो पाएगा। तो जब 1 atm को इक्वल हो किसी सोल्यूशन का, किसी सोल्यूशन जिस टेम्परेचर पर किसी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, 1 atm को इक्वल हो जाता है, तो वही तो उसका क्या होता है प्यारे, वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। इतनी बात क्लियर हो। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू 1 atm व्हेन वी एडिट नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज। अगर अब इसमें अब आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, कुछ अशुद्धि डालेंगे, नॉन वेलेटाइल डालेंगे, आवासशील पदार्थ डाल देंगे। कोई क्या डाल देंगे, आवासशील पदार्थ डाल देंगे। जैसे मान लो H2O लिया, क्या लिया, H2O। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, ये कितने प्रेशर पे ये कितने प्रेशर पे बॉयल हो जाता है, अर्थात कितने टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल हो जाता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर इसमें कोई आवासशील पदार्थ डाल दे, आवासशील मतलब कि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डाल दे, अशुद्धि कोई डाल दे, कोई अशुद्धि इसमें इस H2O में डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसी को क्या बोल देते हैं, इसी को यहाँ पे फिर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज नॉट लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लेस देन नहीं होता, फिर बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन मतलब बढ़ना। वेपर प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाता है, 1 atm के इक्वल नहीं रह जाता। 1 atm से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। 1 atm से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। लिखता है तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज नॉट लेस देन मतलब किसी से कब, एटमॉस्फेयर से कम नहीं होता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम नहीं होता है, उससे ज़्यादा हो जाता है। बात समझ में, यानी कि 1 atm से कम नहीं होगा इसका वेपर प्रेशर, 1 atm से कम नहीं होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। भाई ये बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो जल्दी बॉयल हो जाएगा। पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता था, अब क्या हो जाएगा, जल्दी बॉयल होगा। जल्दी बॉयल होगा, ज़्यादा वेपराइज हो जाए, ज़्यादा वेपर बनेगी, ज़्यादा वेपर प्रेशर लगेगा। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा लगे तो 1 atm से ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा प्रेशर, है ना, ऐसा हो जाएगा। जब ज़्यादा हो जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, इसी को बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं इवेलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वाष्प दाब में उन्नयन। ठीक है, एक ग्राफ देखते हैं। ये वेपर प्रेशर है, ये क्या है, वेपर प्रेशर। ये टेम्परेचर है, ये क्या है, टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर है, ये क्या है, टेम्परेचर है। मान लो यहाँ पे प्रेशर 1 atm है, यहाँ पे क्या है, 1 atm है।
यहाँ पे क्या है 1 atm, यहाँ पे 1 atm। तो एक सॉल्वेंट है, एक क्या है प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट का ये है, ये क्या है, ये सॉल्वेंट है। ये क्या है, सॉल्वेंट बोले तो विलायक, क्या है, शुद्ध विलायक। ये क्या है प्यारे, शुद्ध, ये विलायक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इतना है। बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे है इसका, यहाँ पे। बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे। कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे ये है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये है, तो ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये है। सॉल्यूशन का विलियन का बॉइलिंग पॉइंट ये है, ये बॉइलिंग पॉइंट। तो कितने प्रेशर, मान लो ये बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे ये मिल रहा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे ये मिल रहा है, ठीक है। टेम्परेचर में कहाँ पे, यहाँ पे ये है। इसको मान लो T0 भी मान लिए, इसको TB मान लिए। विलियन वाले को क्या मान लिए, विलियन के बॉइलिंग पॉइंट को TB, इसको TB। तो इन दोनों में डिफरेंस होगा, इन दोनों में जो अनुमान होगा ये बढ़ा है। सोल्यूशन क्या हुआ, बढ़ा है। सोल्यूशन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। सोल्यूशन में क्या हो गया, इनकी सॉल्वेंट का जो था बॉइलिंग पॉइंट वो कम था, और जब हमने इसमें कोई आवासशील पदार्थ मिलाया है तो क्या हो गया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया है ना, बढ़ गया। तो इसको ये माने, तो इसको क्या मानेंगे, डेल्टा TB मान लेंगे। डेल्टा TB क्या होगा, तो सोल्यूशन वाले डेल्टा TB क्या होगा, डेल्टा TB क्या होगा, वह क्वेश्चनांक में उन्नयन क्या होगा, TB माइनस T0B, यही तो होगा, T0B। इन दोनों का डिफरेंस ही तो आएगा, जितना जितना इंक्रीज हुआ वही तो निकालना है। डेल्टा TB ये क्या है, इन दोनों में इंक्रीमेंट है ना, जो इंक्रीमेंट हुआ, जो इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर, वो निकालने के लिए पूरे सॉल्यूशन किससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, किससे घटा देंगे, डेल्टा TB से, सॉल्यूशन वाले से इसका सॉल्वेंट वाले घटा दो, तो जितना बढ़ा है वो पता चल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे जो, अब यहाँ पे तो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है, तो अणुओं की संख्या को लिखने के, राइट करने के कई सारे तरीके हैं। तो यहाँ पर जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, सारे के सारे जो भी अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं प्यारी, वो मोललता पर, मोलालिटी पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर जो डेल्टा TB होता है, विलियन का जो डेल्टा TB होता है, यानी कि वासुदा क्वथनांक में क्या होता है, उन्नयन होता है, वो समानुपाती होता है किसके, स्मॉल m के। इसके समानुपाती होता है स्मॉल m के, स्मॉल m के। और स्मॉल m हम जानते हैं, स्मॉल m क्या जानते हैं, वी नो डैट स्मॉल m बराबर क्या होता है, विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान W से। ये किस में होता है, किलोग्राम में, किलोग्राम में, याद है आपको, ठीक है। तो ये होता है, तो यहाँ पे ये इक्वल, ये इसको इस साइन को हटा के डेल्टा TB इक्वल टू लगाते तो यहाँ पे KB आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाता है, KB आ जाता है। क्या आ जाता है प्यारे, KB आ जाता है। क्या आ जाता है, KB आ जाता है, ठीक है, याद रखना, क्या आ जाता है, KB आ जाता है। और यम यहाँ पे क्या है, मोलालिटी है। यम क्या है प्यारे, मोलालिटी है। M क्या है, मोलालिटी है। मोलर इल्यूशन कांस्टेंट क्या है, KB है। M इक्वल टू क्या है, मोलालिटी, मतलब मोलरता है, मोललता है, मोललता है। KB इक्वल टू क्या है, तो मोलर। और ये इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल में क्या मिलेगी, फिक्स मिलेगी। 99% क्या होगी, फिक्स मिलेगी। एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर उन्नयन रिलेशन, मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं, स्थिरांक या नियतांक हिंदी में। बात समझ में आ गई। इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है।
तो यहाँ पे अगर हम m की वैल्यू रखें, डेल्टा टी बी बराबर क्या रख देंगे, डेल्टा टी बी बराबर क्या रखेंगे, के बी, और इसकी जगह पे क्या रख देंगे, n बटे w। w यहाँ पे द्रव्यमान है, किसका द्रव्यमान है, वेट होगा, किसका, विलायक का। किसका होगा कि किलोग्राम में होता है, ये किस में होता है, किलोग्राम में। ये मोल किसके हैं, मोल विलेय के हैं, साल्यूट के हैं। तो डेल्टा टी बी बराबर क्या होगा, मोल को भी रख सकते हैं के बी, और इसको मोल को भी विलेय के हैं तो ये रख सकते हैं, और यहाँ पे एम ए रख सकते हैं, और ये डब्लू किसका है, बी के लिए, विलायक के लिए, किसके लिए, विलायक के लिए एक रखेंगे। तो बात समझ में आ रही है। और ये यहाँ पे किलोग्राम में होता है, और सवाल में जो भी यूज होगा, न्यूमेरिकल में जो भी यूज होगा, वो ज़्यादातर तुमको किस में दे देगा, वहाँ पे ग्राम में देगा। किस में देगा, ग्राम में। ग्राम में बदलने के ग्राम में देगा, तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग लगाओगे, किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 में भाग लगाओ। न्यूमेरिकल में ग्राम में देगा तो 1000 से भाग लगाओ तो 1000 यहाँ पे आ जाएगा। 1000 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो फार्मूला फाइनली ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। आगे बात समझ, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। इसमें सारी डब्ल्यू ए क्या है, वेट ऑफ साल्यूट है, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ साल्यूट है एम ए, और डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, विलायक का भार, ये विलेय का भार। ये तो ये लिखा है कि भी क्या है, मोलर इल्यूलेशन कांस्टेंट, मोलर उन्नयन स्थिरांक। बस हो ही गया सारा का सारा। और जब ग्राम में रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो जिसमें कुछ भी पूछो, विलेय का हो सकता है, इसमें से विलेय का भार पूछ लेगा, कभी कभी विलेय का अणुभार पूछेगा, सब कुछ दिया रहे, कभी कभी केबी की वैल्यू पूछेगा। तो इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल बनता है। कभी कभी यही पूछेगा, इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में कितना उन्नयन, क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ है ये बता दो, क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ है यही बता दो। तो कुछ भी इसमें से पूछेगा। ठीक है प्यारे, केबी पूछ लेगा तो केबी का मात्रक भी लिखना पड़ेगा। हाँ, केबी का मात्रक लिखना पड़ेगा, केबी का मात्रक लिखना पड़ेगा। केबी का मात्रक देखो, यहीं से देख लो, यहाँ से। तो ये तो टेम्परेचर है, ये तो क्या है, केबी के बराबर इक्वल बनाना चाहे तो केबी के बराबर इक्वल बनाना, डेल्टा टी बी अपान में एम, है ना, ये बन जाएगा। और डेल्टा टी बी की यूनिट क्या होगी, केल्विन होगी। इसका क्या होगा, मोल प्रति किलोग्राम होगी, मोल अपान किलोग्राम होती है, मोल अपान किलोग्राम होती है। और नीचे है तो नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा ना। तो मोल किलोग्राम प्रति मोल होगा, सॉरी, किलोग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक, पलट जाएगा ना, याद है ना, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू केबी की यूनिट ये हो जाएगी, यूनिट ऑफ केबी है ये। ठीक, पर मोल निकाल सकते हैं यहाँ से, तो यूनिट निकालने में कोई बड़ी बात नहीं। तो इतने याद रखते हैं, ये प्रॉपर्टी आपको समझ आई होगी। आगे अभी और देखने हैं, फ्रीजिंग पॉइंट वाला है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, उन सबको देख लेंगे। और यहाँ पे जो मैं इसको कुछ बुक डब्ल्यू एम, इसको हो सकता है कैपिटल एम से कैपिटल एम बी लिखें, एम बी लिखें। तो यहाँ पर वेट ही है, वेट या फिर मास, द्रव्यमान मास होता है तो मास एम से भी लिख देते हैं। यहाँ पे कुछ बुकें एम से भी इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होने का। तो जो भी डब्ल्यू बी है या एम बी लिख सकते हो आप। तो ये क्या होगा, मास या वेट भी हो जाएगा कभी कभी, वेट या मास ऑफ किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। विलेय का भार या द्रव्यमान, याद रखिएगा, सारी की सारी लिख लीजिएगा, कन्फ्यूजन ना रहे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आज इतने रखते हैं वीडियो में, आगे कल देखते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में। तो इस 10-12 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो बाद में न्यूमेरिकल भी हमको कराने हैं। कल ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कल ख़त्म कर लेंगे। नॉर्मालिटी भी नहीं कराई है मैंने अभी तक। तो फिर आगे और भी एक टॉपिक एसोसिएशन डिसोसिएशन आ जाएगा, वो उसको भी पढ़ना है। तो उसको देखने के बाद फिर चैप्टर लगभग एंड हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल ही बचेंगे। तो 2-3 लेक्चर में थ्योरी समाप्त हो जाएगी। 3 लेक्चर मैक्सिमम लगेंगे थ्योरी के लिए बस। फिर थ्योरी ख़त्म तो फिर सारे न्यूमेरिकल करने हैं बस।
तो लेक्चर नंबर 7 हुआ है। 10 लेक्चर में थ्योरी समाप्त हो जाएगी, 2-3 वीडियो में। हाँ सर। ठीक, 2-3 वीडियो में न्यूमेरिकल करवा लेंगे, फिर एंड हो जाएगा चैप्टर। थैंक यू सो मच, अगले वीडियो मिलते हैं।